कुछ ही दिनों में पायल के देवर की शादी होने वाली है और उसकी सास अपनी होने वाली छोटी बहू से उसके गहने और लहंगे की बातें कर रही है और पायल कान लगाकर सारी बातें सुन रही है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें जो पसंद हो तुम ले सकती हो। तुम्हारे लिए सारे गहने मैंने बनवा दिए हैं और जैसा लहंगा तुमने बताया था वैसा ही लहंगा तुम्हारे लिए पसंद किया है। आखिर तुम ठाकुर खानदान की होने वाली छोटी बहू हो। कम से कम 2 लाख का लहंगा तो तुम्हें पहनना बनता है। 2 लाख का नाम सुनकर पायल के कान खड़े हो जाते हैं और उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, 2 लाख का लहंगा छोटी बहू के लिए। छोटी बहू पर इतना प्यार आ रहा है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे लिए सिर्फ 50,000 का लहंगा आया था। इतना भेदभाव तो मैं नहीं चलने दूंगी। मम्मी जी, ये तो गलत हो रहा है। मन ही मन पायल की जलन बढ़ने लगती है और अब उसके मन में अपनी सास और होने वाली देवरानी के प्रति द्वेष आ जाता है। रात में जलन से भरी हुई पायल अपने पति अमन के पीछे पड़ जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। लेकिन पायल, हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। 6 साल पहले जो लहंगा हमने तुम्हारे लिए लिया था वही सबसे अच्छा और महंगा लहंगा था। अब समय भी तो बदल चुका है ना। समय इतना भी नहीं बदला है अमन, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मम्मी जी मेरे साथ भेदभाव कर रही हैं। अभी तो उनकी छोटी बहू घर में आई भी नहीं है और अभी से इतना भेदभाव। जब वो आ जाएगी तो सोचो मेरे साथ क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है पायल, तुम गलत समझ रही हो मम्मी को। मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है और वैसे भी घर की बड़ी बहू तो तुम ही रहोगी ना। मम्मी तो तुमसे पूछे बिना कोई काम करती ही नहीं, फिर भी तुम ऐसा सोच रही हो। अगर ऐसा ही होता तो क्या मम्मी जी मुझसे पूछकर उनकी छोटी बहू के लिए लहंगा नहीं ले लेती? उन्होंने तो मुझे बताया तक नहीं। वो तो अच्छा हुआ मैंने फोन पर उनकी बात सुन ली, वरना मुझे तो पता भी नहीं चलता। चलो तुम ये बताओ कि इस परेशानी का सलूशन क्या है? मुझे भी लहंगा चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम अपनी पसंद का लहंगा ले आना, ठीक है? और वही लहंगा तुम अपने देवर की शादी में पहन लेना, फिर तो ठीक है। लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा लहंगा नहीं लूंगी अमन, पहले ही बता रही हूँ। आखिर मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की, मुझे देवरानी से भी महंगा लहंगा चाहिए। ये तुम कैसी जिद पर आ गई हो पायल? बच्चों जैसी जिद मत करो। मुझे कुछ नहीं पता अमन, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, वरना मैं तुम्हारे भाई की शादी में शामिल नहीं होंगी। पायल अब पूरी तरह से जिद पर आ चुकी है और उसे अब अपनी देवरानी से ज्यादा अच्छा और महंगा लहंगा चाहिए और उसका पति भी उसकी जिद के आगे आखिर घुटने टेक देता है। अगले दिन पायल के महंगे लहंगे की बात उसकी सास तक पहुंच चुकी है और सास पायल से इस बारे में बात करना चाहती है। पायल बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने अपनी देवरानी से भी महंगे लहंगे की मांग की है। तो इसमें क्या गलत किया मम्मी जी? आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और जेठानी बनने वाली हूँ, इतना हक तो मेरा भी बनता है। लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी में हमने एक से एक लहंगे और गहने दिए थे और वैसे भी अब तुम्हारे देवर की शादी है तो आने वाली बहू के लिए सब कुछ अच्छा करना तो बनता है ना। फिर तुम्हें किस बात से परेशानी हो रही है? मुझे किसी बात से कोई परेशानी नहीं है मम्मी जी, लेकिन आप ही बताइए, मेरी शादी में 50,000 का लहंगा और देवरानी की शादी में 2 लाख का लहंगा, क्या ये सही है? मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी बहुओं में भेदभाव करूंगी पायल बेटा, लेकिन तुम्हारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, महंगाई भी बढ़ चुकी है और फैशन भी। उस समय हमने जो तुम्हें लहंगा दिया था वो बेस्ट था, उसके हिसाब से आज हम जो दे रहे हैं वो बेस्ट है। फिर तुम्हारे मन में ये भेदभाव कहाँ से आ गया? भेदभाव मेरे मन में नहीं आया मम्मी जी, बल्कि आप कर रही हैं। और अगर ऐसा ही है कि आप अपनी दोनों बहुओं को एक समान रखना चाहती हैं तो मुझे भी महंगा लहंगा दिलवा दीजिए, जो मैं अपने देवर की शादी में पहनूंगी और सबको दिखाऊंगी कि मेरी सास देवरानी जेठानी में भेदभाव नहीं करना चाहती। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, तुम अपनी पसंद का लहंगा ले लो, पैसे मैं दे दूंगी। अपनी बहू के मन में आए द्वेष और जलन को शांत करने के लिए पायल की सास भी उसकी बात को मान लेती है और पायल अपने पति और सास को अपने आगे झुकाकर बहुत खुश है। अगले दिन हाथ में मोबाइल और चेहरे पर खुशी लिए पायल अपने पति के पास दौड़ती हुई जाती है और उसे मोबाइल में एक सुंदर लहंगा दिखाती है। सुनो ना, ये देखो, ये लहंगा कितना सुंदर है, मुझे यही लहंगा चाहिए। हाँ, सुंदर तो है, लेकिन तुम ऑनलाइन क्यों खरीद रही हो? हमारे शहर में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और दुकान पर अच्छा सामान भी मिलता है, तो वहीं से जाकर क्यों नहीं ले लेती? नहीं अमन, मैं लोकल मार्केट से लहंगा नहीं लेना चाहती। मैं एकदम हटकर डिजाइन लेना चाहती हूँ। लोकल मार्केट से तो हर कोई खरीद लेगा,
इसलिए मैं ऑनलाइन एक बड़ी कंपनी से लहंगा ऑर्डर करना चाहती हूँ जो सबसे अलग दिखे, और जब मैं उसे पहनूं तो लोग मुझे ही देखते रहें। आखिर में जेठानी बनने वाली हूँ, इतना हक तो मेरा बनता है ना। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ऑनलाइन चीजों पर मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता, और फिर ऑनलाइन डिलीवर होने में टाइम भी तो लगता है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहीं के मार्केट से जाकर खरीद लो। यहाँ पर कम से कम भाव-ताव भी तो कर सकते हैं। अच्छा, तो जब मेरे खरीदने की बारी आई तो तुम्हें भाव-ताव करना याद आ रहा है, और तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी को देने की बारी आई तो मम्मी जी ने लाखों के गहने और कपड़े खरीद लिए बिना सोचे समझे। तब तुम्हें भाव करना याद नहीं आया? अरे अरे मेरा मतलब वो नहीं था पायल, तुम तो हर बात को गलत समझ लेती हो। अच्छा ठीक है, तुम पसंद कर लो, तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो। मुझे तो यही पसंद आ रहा है, मैं यही ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है, ये लहंगा कितने का है? इसकी कीमत 10 लाख बता रहा है। 10 लाख का नाम सुनते ही अमन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या 10 लाख? पायल तुम पागल हो गए हो क्या? 10 लाख का लहंगा कौन खरीदता है, वो भी देवर की शादी में? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैंने 10 लाख नहीं 10 करोड़ मांग लिए हो। घर की छोटी बहू के लिए भी तो लाखों के गहने और कपड़े जा रहे हैं, तो अगर मैं भी एक लहंगा ले लूंगी तो तुम गरीब थोड़ी हो जाओगे। पायल तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही हो? 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी शादी होती तो फिर भी समझ में आता। देवर की शादी के लिए इतना महंगा लहंगा कौन खरीदता है? देखो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम पैसे दे रहे हो तो बताओ, वरना मम्मी जी ने कहा था मुझे पैसे वो दे देंगी, तो मैं उनसे जाकर ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पेमेंट करता हूँ, तुम मम्मी के पास मत जाओ। ना चाहते हुए भी अमन को अपनी पत्नी की जिद के आगे 10 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, और पत्नी खुशी खुशी वही लहंगा ऑर्डर कर देती है। अब आएगा ना मजा, जब मैं ये लहंगा पहनकर शादी में निकलूंगी तो सब मुझे देखते रह जाएंगे। पायल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, और अब उसे इंतजार है कि कब वो शादी में 10 लाख का लहंगा पहनेगी। शादी का दिन, और वो दिन आ भी गया जिस दिन का पायल को बेसब्री से इंतजार था। पायल अपना 10 लाख का लहंगा पहनकर शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही है, और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। सभी मेहमान घर पर आ चुके हैं और शादी की चहल पहल से पूरे घर में रौनक लगी हुई है। अमन अपनी पत्नी को 10 लाख के लहंगे में देखता है। ओहो, तो ये है तुम्हारा 10 लाख का लहंगा? तुम तो ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना बिल्कुल रानी की तरह? हाँ बाबा, क्यों नहीं। 10 लाख का लहंगा पहनकर तो कोई भी रानी ही लगेगा। अब तुम ना ताने मारकर मेरा मूड मत खराब करो। मैं बहुत खुश हूँ ये लहंगा पहनकर। क्या ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? अरे बिल्कुल मायने रखता है पत्नी जी, आखिर आपकी खुशी के लिए ही तो मैंने इतना महंगा लहंगा आपको दिलाया है। दोनों पति पत्नी के बीच में नोक झोंक चल ही रही होती है कि अचानक से पायल के चाचा ससुर की लड़की कमरे में एंटर करती है। उसे देखते ही न सिर्फ पायल बल्कि अमन के भी होश उड़ जाते हैं, और वो चाचा की लड़की ऋतु को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ऋतु ने भी वैसा ही लहंगा पहना है जो पायल ने पहना है। अरे भाभी, सेम टू सेम। आज तो ननद भाभी ने एक जैसा लहंगा पहन लिया। पायल की तो सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है। उसने सोचा था कि वो इतना महंगा लहंगा पहनकर पूरी शादी में अलग ही नजर आएगी, लेकिन अपनी ननद को वैसा ही लहंगा पहने देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। हाँ ऋतु, हम दोनों तो एक जैसे ही हो गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं जो लहंगा खरीद रही हूँ वैसा ही लहंगा कोई और भी पहन लेगा। वैसे अच्छा ही हुआ, अब दोनों ननद भाभी सेम कपड़ों में खूब सारे फोटो खिंचवाएंगे और वीडियो भी बनाएंगे। वैसे ऋतु, तुमने इतना महंगा लहंगा कैसे खरीद लिया? चाचा जी तो पैसे के मामले में बहुत कंजूस है, फिर तुम्हें इतना महंगा लहंगा कैसे दिलवा दिया? आप सही बोल रहे हो भैया, बड़ी मुश्किल से पापा से पैसे निकलवाए मैंने, और आधे पैसे मैंने अपनी सैलरी से लगाए, और बाकी दुकान वाले से बार्गेनिंग करके 5,000 कम करवाए, तब जाकर ये लहंगा ले पाई मैं। दुकान वाले से? मतलब तुमने ये लहंगा ऑनलाइन नहीं मंगवाया? नहीं भैया, मैंने तो ये लहंगा यही लोकल मार्केट से खरीदा है। लोकल मार्केट से? लेकिन ये लहंगा तो ऑनलाइन एक बड़ी कंपनी का लहंगा था जो मार्केट में नहीं मिलता। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने मार्केट से ही खरीदा है पूरे 25,000 रुपए में। 25,000 रुपए का नाम सुनते ही पायल और अमन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। दोनों के कान में से धुआं निकलने लगता है और अमन की आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है।
क्या सिर्फ 25,000 रुपए में लहंगा लिया तुमने? अरे पायल ने तो 10 लाख रुपयों का लिया है ये लहंगा। ये आप क्या बोल रहे हो भैया? 10 लाख रुपए का लहंगा? इतना महंगा तो ब्रांडेड लहंगा भी नहीं आता। भाभी, फिर आपने इतना महंगा लहंगा कैसे खरीद लिया? मुझे लगता है आपके साथ फ्रॉड हो गया है। आजकल ऐसा फ्रॉड बहुत चल रहा है। ऑनलाइन ज्यादा पैसा बताकर लोकल मार्केट का लहंगा ही डिलीवर कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें अभी वो साइट दिखाती हूँ। मैंने ब्रांडेड ही मंगवाया है। कांपते हाथों से पायल अपने मोबाइल में उस साइट को ओपन करने की कोशिश करती है जहाँ से उसने लहंगा मंगवाया है, लेकिन वो तो फ्रॉड था और अब ऐसी कोई भी साइट ऑनलाइन मौजूद नहीं है। ये देखकर तो पायल के पसीने छूटने लगते हैं। देखा आपने, ऐसी कोई साइट मौजूद ही नहीं है। आपके साथ फ्रॉड हो गया है भाभी। मैंने कितना समझाया था कि ऑनलाइन लहंगा मत लो, और ये भी कहा था कि इतना महंगा मत लो, लेकिन तुम कहाँ किसी को सुनने वाले हो? देखा अपनी जिद का नतीजा, हो गया ना नुकसान। और सिर्फ नुकसान नहीं, लाखों का नुकसान हो गया। पति की बातें सुनकर पायल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसे अपनी गलती समझ आती है। आप सही बोल रहे हैं अमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी जिद और जलन के चक्कर में मैंने लाखों का नुकसान करवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए अमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी जिद और जलन के चक्कर में पायल ने लाखों का नुकसान तो किया ही, साथ ही देवर की शादी भी अब उसके लिए फीकी पड़ चुकी थी, क्योंकि उसे लाखों की चपत जो लग गई थी। प्रीति की सास ने सर में चुन्नी बांधी हुई है और वो सर दर्द से बहुत परेशान है। प्रीति की ननद नीतू उनके पास बैठी हुई है। मम्मी, ज्यादा दर्द हो रहा है, लाओ मैं सिकाई कर देती हूँ। हाँ बेटा, सर दर्द से फटा जा रहा है। जरा अपने भैया को फोन कर दे, आते टाइम डॉक्टर से दवाई लेता आएगा। ठीक है मम्मी, मैं भैया को बता देती हूँ। तब तक आपके सर में विक्स लगा देती हूँ। नीतू उठकर विक्स लेने जाती है, तभी प्रीति वहाँ आ जाती है और देखती है उसकी सास दर्द से तड़प रही है। क्या हुआ मम्मी जी, आपने सर में कपड़ा क्यों बांधा है? सर दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटा, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मम्मी जी? आप रुको, मैं अभी आपको दवाई दे देती हूँ। नहीं बेटा, नीतू गई है अपने भैया को फोन करने। वो ऑफिस से आएगा तो डॉक्टर से पूछकर दवा लेता आएगा। अरे मम्मी जी, डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं बताती हूँ ना आपको दवाई। एक टैबलेट खाते ही आधे घंटे में फर्क आ जाएगा। नहीं बेटे, ऐसे बिना डॉक्टर के दवाई खाना ठीक नहीं है। परेश आएगा तो दवाई लेता आएगा। तुम मेरे सर में बस विक्स लगा दो। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं दवाई देने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। मेरे मायके में भी जब भी कोई बीमार होता था तो मैं दवाई देती थी और तुरंत वो ठीक हो जाता था। आप रुकिए, मैं अपने कमरे से दवाई लेकर आती हूँ। लेकिन प्रीति अपनी सास की कहाँ सुनने वाली थी। वो तो दंदनाती हुई अपने कमरे में दवाई लेने चली गई। कुछ देर बाद, ये लीजिए मम्मी जी, ये टैबलेट खा लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन बहू, ये कौन सी टैबलेट है? ऐसे बिना जाने समझे कैसे खा लूं? ये मैं आपको दे रही हूँ मम्मी जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आप चिंता मत कीजिए, ये टैबलेट बिल्कुल अच्छी है और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बहू, एक बार परेश आ जाता तो? उन्हें आने में अभी बहुत टाइम है मम्मी जी, तब तक क्या आप ऐसे ही दर्द से तड़पती रहेंगी? ये टैबलेट खा लीजिए, आधे घंटे में आपको आराम आ जाएगा। ये लीजिए। बहू जबरदस्ती सास के हाथ में टैबलेट थमा देती है। सास बेचारी कुछ नहीं कर पाती और उसे बिना मन वो टैबलेट खानी पड़ती है और वो टैबलेट खाकर सास थोड़ी देर सो जाती है। प्रीति का पति परेश ऑफिस से आता है और अपनी माँ के लिए दवाई लेकर आता है, लेकिन माँ को तो पहले ही दवाई दी जा चुकी है और ये बात उसकी बहन उसे बताती है, जिससे परेश गुस्सा हो जाता है। अरे लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे दवाई किसने दी? भाई बहन को बात करता सुन प्रीति भी वहाँ आ जाती है और अपने पति की बात का जवाब देती है। मम्मी जी को दवाई मैंने दी है, उनका सर दर्द से फटा जा रहा था, उनसे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उन्हें टैबलेट दे दी और देखो कुछ ही देर में उन्हें आराम मिल गया और अब वो आराम से सो रही हैं। लेकिन प्रीति, ऐसी दवाई देना ठीक नहीं है। परेश, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ,
कोई अनपढ़ गंवार तो नहीं हूँ जो कुछ समझू ना। वो दवाई डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट की थी सर दर्द के लिए, और वही दवाई मैंने मम्मी जी को भी दे दी। मैंने एक्सपायरी भी चेक की थी, दवाई एकदम ठीक थी। तुम चिंता मत करो, मम्मी जी बिल्कुल ठीक है। प्रीति और परेश को बहस करता देख सास अंदर से उठकर बाहर आती है और सास का सर दर्द बिल्कुल गायब हो चुका है, जिस बात से सास भी खुश थी। परेश बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहू ने मुझे दवाई दे दी थी जिससे मुझे तुरंत आराम मिल गया और मेरा सर दर्द ठीक हो गया। देखा आपने, अब तो यकीन हुआ ना आपको, क्योंकि मुझ पर तो आपको यकीन ही नहीं है। बात यकीन की नहीं है प्रीति, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि बिना डॉक्टर से पूछे हमें कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। इसीलिए आगे से तुम लोग भी ध्यान रखना, ठीक है? दो टूक जवाब देकर परेश अंदर चला जाता है और प्रीति उसे जाते हुए देख रही थी। उसे परेश का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। प्रीति किचन में काम करते हुए फोन पर अपनी बहन से बात कर रही है और बहन को बता रही है कि एलर्जी होने पर कौन सी दवाई खाई जा सकती है। मैंने जिस दवाई का नाम बताया है वही खा लेना, उससे एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन दीदी, बिना डॉक्टर को दिखाए ऐसे दवाई खाना ठीक होगा क्या? अरे मेरी बहन, जैसे तुझे एलर्जी हुई है ना, कुछ महीने पहले मुझे भी हुई थी और मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तब उन्होंने मुझे यही दवाई सजेस्ट की थी, इसलिए बोल रही हूँ। ये दवाई खा ले, 2 दिन तक सुबह शाम खाएगी तो एलर्जी एकदम गायब हो जाएगी तेरी। प्रीति की ननद पानी के लिए किचन में आती है और अपनी भाभी को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। ननद को उत्सुकता होती है कि भाभी को दवाइयों के बारे में इतना ज्ञान कैसे है, और वो भाभी से सवाल कर लेती है। भाभी, आप किससे बात कर रही थी? नीतू, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। उसे एलर्जी हो गई है तो बस उसी की दवाई बता रही थी। आपको दवाइयों के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है भाभी? क्या आपने कोई कोर्स किया है? अपनी ननद की बात सुनते ही प्रीति खुश हो जाती है, जैसे कि गर्व की बात हो, और वो हंसते हुए कहती है अरे नहीं नीतू, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, बस वैसे ही थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे दवाइयों की, कि कौन से दर्द में कौन सी दवा खानी चाहिए। इसलिए बस कोई दर्द में होता है तो उसे सजेस्ट कर देती हूँ, और मेरी बताई हुई दवाई कभी फेल नहीं होती। हाँ, वो तो मैंने देखा भाभी, आपने जब मम्मी को सर दर्द के लिए दवाई दी थी, उनका दर्द 15 मिनट में ही ठीक हो गया था। वही तो नीतू, लेकिन तुम्हारे भैया है ना, उन्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। हर वक्त इस बात के लिए मुझे टोकते रहते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन भैया को भी यकीन हो जाएगा मेरी डॉक्टर भाभी पर। दोनों ननद भाभी इस बात पर ठहाका मार के हंसने लगती हैं। कुछ दिन बाद प्रीति की ननद नीतू का आज सुबह से ही पेट दर्द हो रहा है और ननद को अपनी डॉक्टर भाभी की याद आती है और वो तुरंत अपनी भाभी के पास पहुंच जाती है दवा लेने, जहां उनका भाई भी मौजूद होता है। भाभी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कल ज्यादा खाना खा लिया था। कोई दवाई हो तो दे दो ना। हाँ हाँ नीतू, तुम रुको, मैं अभी तुम्हें दवाई निकाल कर देती हूँ। इसे पानी में मिलाकर पी लेना, कुछ ही देर में पेट दर्द ठीक हो जाएगा। नीतू, अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर ले आता हूँ। इस तरह घर में रखी दवाइयाँ मत खाया करो। नहीं भैया, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, भाभी दवाई दे देंगी तो उससे ठीक हो जाएगा। मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया, इस तरह से रखी दवाइयाँ मत खाया करो, ना ही किसी के सजेस्ट करने पर कोई दवाई लिया करो, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता। परेश, आप तो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं। ये जो तुम्हें दवाई दे रही हूँ, ये आयुर्वेदिक चूर्ण है, इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होगा और पेट दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दवाई मुझे मेरे पापा ने दी थी, अब तो यकीन होगा आपको। अरे बात यकीन की नहीं है, तुम लोग समझते नहीं हो, पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ गवारों वाली हरकतें करते हो। इस तरह से रखी दवाइयाँ खाने से नुकसान हो सकता है, लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती। परेश को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहन और पत्नी को डांटकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पत्नी को इस बात से कहाँ ही फर्क पड़ता था। इन्हें छोड़ो, तुम लो ये पाउडर, पानी में मिलाकर पी लो, कुछ ही देर में तुम्हारा पेट दर्द छूमंतर हो जाएगा। थैंक यू भाभी। अपनी ननद को पाउडर देकर भाभी खुशी से फूली नहीं समाती और उसे एहसास होता है कि मानो वो भी कोई डॉक्टर ही हो। आज तो प्रीति की सास सुबह से ही बीमार है, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो ये बात अपने बेटे परेश को बताती हैं। परेश बेटा,
आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है मम्मी, मैं लंच में आकर आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगा। मैं तब तक अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ। दिन में आऊंगा तब डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं दिन में तैयार रहूंगी। अपनी मम्मी को दिन का बोलकर परेश ऑफिस चला जाता है और उसकी माँ फिर से सो जाती है। कुछ देर बाद ही बहू अपनी सास को देखने आती है और उसे एक बार फिर से डॉक्टर बनने का मौका मिल जाता है। अरे मम्मी जी, आपको क्या हुआ? आप उठी नहीं अभी तक? तबीयत तो ठीक है आपकी? नहीं बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। परेश आएगा, दिन में मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। तुम मेरे लिए तब तक कुछ हल्का सा खाना बना दो। आपको हो क्या रहा है, आप बताइए ना मुझे। मैं अभी आपको दवाई दे देती हूँ। आप आधे घंटे में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जी घबरा रहा है और फीवर जैसा भी हो रहा है। परेश ने कहा है वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। बस इतनी सी बात। अभी मैं आपको दवाई दे देती हूँ, आप कुछ ही देर में ठीक हो जाओगे। लेकिन बहू, परेश ने मना किया है दवाई लेने के लिए। वो तो हर बार ही मना करते हैं मम्मी जी। आप खुद ही सोचिए, डॉक्टर के पास जाएंगी तो इतना खर्चा हो जाएगा और वो वही दवाई लिख कर देगा जो मैं आपको दे रही हूँ। इससे तो अच्छा है घर बैठे ही दवाई ले लो। बहू अपनी समझदारी दिखाते हुए सास को तुरंत 2 टैबलेट निकाल कर दे देती है और मजबूरी में सास को टैबलेट खानी पड़ती है। अब आप आराम कीजिए, जब तक ये आएंगे तब तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बहू सास को सोने का बोलकर चली जाती है और खुश होती है कि आज एक बार उसने फिर से ये साबित कर दिया कि वो डॉक्टर नहीं होकर भी अच्छी डॉक्टर है। कुछ देर बाद प्रीति की सास की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और सीने में दर्द होने लगता है। प्रीति की ननद अपनी भाभी को बुलाती है। प्रीति भी अपनी सास को देखकर घबरा जाती है। तभी वहाँ परेश भी आ जाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब प्रीति की सास को चेक करते हैं और हैरानी में कहते हैं, क्या इन्हें किसी ने कोई दवाई दी थी? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी भाभी ने मम्मी को 2 टैबलेट दी थी। अच्छा, हाँ तो वो दोनों टैबलेट इन्हें सूट नहीं हुई है और उसी का रिएक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें हार्ट अटैक आते आते बचा है। आपको ऐसे बिना डॉक्टर से पूछे कोई टैबलेट नहीं लेनी चाहिए थी। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर साहब के मुंह से ये बात सुनकर परेश बहुत गुस्सा होता है और प्रीति के तो हाथ पैर फूलने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि आज उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे मना करने के बाद भी तुमने मम्मी को टैबलेट क्यों दी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि ऐसी गलती मत करना, लेकिन तुम तो अपने आप को डॉक्टर समझती हो ना। देख लिया तुम्हारी लापरवाही का नतीजा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई परेश, आप सही बोल रहे हैं। मैंने लापरवाही की है। आपके इतनी बार मना करने के बाद भी मैं नहीं समझ पाई और अपने आप को डॉक्टर समझने लगी थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद बिना डॉक्टर की सलाह लिए हम में से कोई भी दवाई नहीं खाएगा। मुझे माफ कर दीजिए।